नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक दशा किस प्रकार से है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्थाओं को समझने के लिए किन किन स्रोतों का सहारा वैज्ञानिकों के द्वारा लिया गया है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से जान नहीं सकते हैं कि वहां पर माइनिंग के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से समझ लें कि पृथ्वी की आंतरिक दशा में कौन कौन सी संरचनाएं विद्यमान है, कौन कौन सी तत्व विद्यमान है। तो इसलिए हमने बहुत से साक्ष्यों पर चर्चा की थी पिछली वीडियो में कि हमने बताया था दबाव के परिणाम स्वरूप क्या जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में डेंसिटी अधिक है, दबाव अधिक है, उसमें तापमान अधिक है, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि साक्ष्यों के माध्यम से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया था। परंतु वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या? तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी पर बात करने वाले हैं कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से जो अभी तक जानकारी जुटा पाई है उस जानकारी के अनुसार किस प्रकार के पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मान के चलिए जैसा कि हमारी पृथ्वी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार है, अंडाकार अवस्था में है। ठीक, तो जब पृथ्वी एक गोलाकार या अंडाकार अवस्था में है तो मान के चलिए पृथ्वी, तो यह मान के चलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यानी पृथ्वी मान के चलिए इस प्रकार से है। ठीक, यहां से आप यहां पर जाएंगे तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु होगा, जिस प्रकार से गेंद होती है या फिर कोई अन्य गोलाकार। तो मान के चलिए दोस्तों यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का यह केंद्र बिंदु है। तो यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और किस प्रकार से है, तो मान के चलिए यहां से यहां तक का हम एक टुकड़ा लेते हैं पृथ्वी का, यहां से यहां तक का एक टुकड़ा लेते हैं। ठीक, इस टुकड़ों को यदि हम लेकर यहां पर रख देते हैं तो हम इस टुकड़े के माध्यम से समझेंगे पृथ्वी के कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्था किस प्रकार से विद्यमान है। ठीक, तो मान के चलिए इसको हमने निकाल कर यहाँ पर रख दिया। अब पृथ्वी के हमें केंद्र तक पहुंचना है, केंद्र बिंदु तक। यानी यह धरातल है पृथ्वी का और धरातल से हम केंद्र तक जाएंगे तो हमें कौन कौन सी चट्टानें मिलेगी, किस प्रकार का तापमान मिलेगा, किस प्रकार का घनत्व मिलेगा। क्योंकि यह हमें समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी प्रक्रियाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं, पृथ्वी के बाह्य वातावरण में घटित होती हैं, उनका प्रभाव आंतरिक होता है। यानी भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं या सुनामी, चक्रवात इत्यादि जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन घटनाओं का यह कारण प्रमुख है पृथ्वी के आंतरिक की अवस्थाएं। यानी जो पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल है उसका प्रभाव पृथ्वी के बाह्य वातावरण पर होता है। इसलिए हमें इसको समझना, आंतरिक अवस्था को समझना आवश्यक है। तो यहां से मान के चलिए है पृथ्वी की धरातल। ठीक, धरातल से पृथ्वी के करीब 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक मान लें तो क्या है, इसे हम कहते हैं जो पहली परत है उसे कहते हैं भूपरपटी। तो भूपरपटी सबसे पहली अवस्था है पृथ्वी की। ठीक, इसके पश्चात क्या है, इसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक, तो पृथ्वी के यदि हम जो पहली परत है उसे हम कहते हैं भूपरपटी, उसके बाद जो संरचना शुरू होती है उसे कहते हैं मेंटल और जो अंतिम संरचना होती है उसे कहते हैं क्रूड। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां यहाँ पर मेंटल करीब 200 किलोमीटर की गहराई तक, इसके बाद जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल, 200 किलोमीटर की गहराई तक भूपरपटी, जिसे हम अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहते हैं, इसे कहते हैं मेंटल। तो मेंटल करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक। इसके बाद 6371 किलोमीटर की गहराई हमारे पृथ्वी के केंद्र बिंदु की है। यानी पृथ्वी के केंद्र बिंदु को यदि आप खोजना चाहेंगे तो वह 6371 किलोमीटर गहराई पर आपको मिलेगा। तो यहां से 2900 किलोमीटर गहराई से 6371 किलोमीटर गहराई तक क्या होती है, क्रूड होती है, हमारी कोर होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक अवस्थाएं हैं उसकी तीन हिस्से हैं। पहला है भूपरपटी जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रूड। और जैसे ही पृथ्वी के आप आंतरिक भाग में चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तापमान पृथ्वी की आंतरिक अवस्था में जाने पर बढ़ता जाएगा। और तापमान यदि मान के चलिए यहाँ का तापमान, पृथ्वी की धरातल का तापमान कितना होता है, अधिक से अधिक 50 डिग्री। यदि मतलब अधिक तापमान भी होगा 50 डिग्री 60 डिग्री, है ना। इससे अधिक तापमान पृथ्वी के आंतरिक ऊपरी भागों में नहीं पाया जाता है, पृथ्वी की धरातल पर नहीं पाया जाता है। परंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो क्या होता है, तापमान वृद्धि होती जाती है। और यहाँ यदि हम क्रोध तक पहुंच जाएंगे
तो क्रोड का तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे तो क्या होगा, तापमान इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहली हमने चीज ज्ञात कर ली जो हमें तक अभी तक ज्ञात है कि पृथ्वी की आंतरिक दशा में जाने पर तापमान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अब हम इसके बाद का बात करते हैं दबाव। दबाव दबाव भी बढ़ता जाएगा क्योंकि यह जो एक परत है दूसरी परत पर क्या है, दबी हुई है ना, तो दबाव भी बढ़ता जाता है। इसमें चट्टानों की यदि हम बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों की यदि हम बात करें तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग यानी भूपर्पटी, भूपर्पटी किससे बना हुआ है, वह बना हुआ है सियाल से। भूपर्पटी को हम सियाल के नाम से, यानी जो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे करीब 1920 के आसपास, तो इसको सियाल कहा करते थे। सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम के माध्यम से हमारी जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वह बनी हुई है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, बहुत ही हल्के तत्व होते हैं, बहुत ही ज्यादा सघन नहीं होते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वह क्या बनी हुई, सरल तत्वों से बनी हुई है। और यदि हम भूपर्पटी की सतह में यदि हम बात करें तो यहाँ पर महासागर भी है, कुछ महाद्वीप है। तो महाद्वीप होते हैं वह हल्के होते हैं, और जो महासागरी भाग होता है वह क्या होता है, भारी होता है। महासागर की सतह क्या होती है, भारी होती है। क्यों होती है, इसका प्रमुख कारण है क्योंकि महासागर की सतह पर, महासागर के नितल में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। और जो हमारा जो महाद्वीप बने होते हैं वह ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो ग्रेनाइट क्या होता है, हल्का होता है, और महासागर क्या होता है, बहुत ही सघन होता है, थिक होता है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो जो हमारी भूपर्पटी बनी हुई है वह सियाल से मिलकर बनी है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम दो तत्वों से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार से जो सिलिका और एल्यूमिनियम जो हल्के तत्व हैं, तो भूपर्पटी बहुत ही हल्की अवस्था में, बहुत ही उतनी अधिक सघन नहीं है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी चट्टानें हैं वह बहुत ही कम सघन है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो मेंटल है, यानी 200 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक, तो यह क्या है, इसे हम कहते हैं सीमा। तो सीमा किस अवस्था में है, तो सीमा की यदि हम बात करें तो सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो तत्व है वह और अधिक जटिल होता है, और अधिक सघन होता है, घना होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, यानी यदि आप मेंटल में जाएंगे तो वह और अधिक घना होगा, वहां पर और अधिक मतलब घना होगा, वहां पर क्या होगा, घनत्व और अधिक होगा, डेंसिटी और अधिक होगी, सघनता और अधिक होगी। और यदि हम क्रोड की बात करें, पृथ्वी की जो क्रोड है, जो आंतरिक सतह है, तो वह क्या होगी, वह किससे बनी हुई है, नीफे से, उसे हम कहते हैं नीफे। नीफे यानी निकेल और फेरस। तो वहां पर आयरन जैसी प्रमुख क्या होती है, बहुत ही सघन धातुएं पाई जाती हैं। तो आप विश्वास करिए कि करीब 80% आयरन जो नीफे पर, जो हमारी जो क्रोड है, वह करीब 80% आयरन से मिलकर बनी है, लोहे से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, जो क्रोड है, वह और अधिक सघन है, और अधिक घना है, और अधिक जटिल है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें सघनता अधिक है, जटिलता अधिक है, डेंसिटी उसकी अधिक है। ठीक, तो यह तो उन्होंने मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार से इसको पृथ्वी की आंतरिक सतह को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, इसको क्लासिफाइड करने का प्रयास किया। तो यदि हम इसको फर्दर क्लासिफाइड और अधिक आगे समझने का प्रयास करें तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला भाग है, पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है, वह क्या है, वह सघन तो है, परंतु इसको भी वैज्ञानिकों के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। यानी भूपर्पटी है उसको दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में क्यों बांटा वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के तत्वों की विशेषताओं के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है यहाँ पर तापमान नहीं रहेगा, यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर डेंसिटी अधिक होगी। तो प्रत्येक सतह है, प्रत्येक अपनी परत है अलग, भूपर्पटी है, क्रूड है, मेंटल है, तो उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के आधार पर अलग अलग उनको क्लासिफाइड किया है, उसको वर्गीकृत किया है अलग अलग तरीके से। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो हमारी भूपर्पटी है उसको दो भागों में बांटा है। तो इसे हम कहते हैं ऊपरी भूपर्पटी, ऊपरी क्रस्ट, या इसे कहते हैं लोअर क्रस्ट। ठीक, इसे ऊपरी क्रस्ट कहते हैं, इसे लोअर क्रस्ट कहते हैं। इसी प्रकार से यह इसे मेंटल को भी दो भागों में बांटा है, इसे ऊपरी मेंटल कहते हैं, इसे निचला मेंटल कहते हैं। इसी प्रकार से क्रोड को भी या कोर को भी उन्होंने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सतह को दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। परंतु जो यहाँ मतलब इसको यहाँ से बांटा गया है, यानी मान के चलिए भूपर्पटी को दो भागों में बांटा गया, तो जो सीमा है, यहाँ पर जो यह लाइन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ से आप यहाँ पर अंदर जाएंगे
तो क्या होगी, अचानक से परिवर्तन आ जाएगा, सघनता में अचानक से परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, तो इसको बांटने का प्रयास किसके द्वारा किया, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो इसको बांटने का प्रयास किया गया कॉनराड महोदय के द्वारा, कॉनराड। तो इसे हम कॉनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं, यानी डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पर, लगातार निरंतरता तो है नहीं, तो इसलिए करंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, वैसे असंबद्धता के नाम से हिंदी में कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रकार से, यानी भूपरपटी में, भूपरपटी, ऊपरी भूपरपटी, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो आपको उत्तर देना होगा कॉनराड असंबद्धता, असंबद्धता। कॉनराड महोदय के द्वारा इसको खोजने का प्रयास किया गया, इसको बताने का प्रयास किया गया, इसलिए इसे कॉनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, या कॉनराड डिसकंटिन्यूटी के इसे भी हम कहते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी की जो, यदि हम जो जो निचला क्रस्ट है और जो ऊपरी मेंटल है, उसको अलग करने का कार्य, उसको असंबद्ध, इसको डिसकंटिन्यू करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, मोह के द्वारा। इसको खोजने का प्रयास किसके द्वारा, मोह। तो इसे हम मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रैपिटी असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता है। ठीक, उसी प्रकार से जो हमारा निचला मेंटल है और ऊपरी क्रोड है, तो उनके बीच में गुटनबर्ग असंबद्धता है, गुटनबर्ग, गुटनबर्ग, तो गुटनबर्ग असंबद्धता है। इसके अलावा जो पृथ्वी का जो ऊपरी क्रोड है, जो आंतरिक क्रोड है, उसके बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो उसके बीच में लेहमैन असंबद्धता है, लेहमैन। तो असंबद्धता का तात्पर्य यही है कि जो ऊपरी क्रोड है और निचली क्रोड है, दोनों में अलग, दोनों के अलग अलग गुण हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से दो लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी अलग अलग बुद्धिमत्ता होती है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनका अलग अलग चेहरा होता है, उसी प्रकार से जो ऊपरी क्रोड है और जो निचला क्रोड है, उसमें अंतर है, उसमें भिन्नता है, उसमें उसके गुणों में अंतर पाया जाता है। इसलिए इसको बांटने का प्रयास किया गया। यह जो डिसकंटिन्यूटी पैदा होती है, इसे कहते हैं असंबद्धता, और भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसको खोजने का प्रयास किया, इसलिए उनके नाम पर यह असंबद्धता पड़ गई। तो इसको एक बार समझिए फिर से। तो जो ऊपरी भूपरपट्टी है, ऊपरी क्रस्ट है और निचला क्रस्ट है, उसके बीच में कॉनराड असंबद्धता। जो ऊपरी, जो निचली भूपरपट्टी है, निचला क्रस्ट है, और जो ऊपरी मेंटल है, उसके बीच में मोह असंबद्धता। इसके अलावा जो ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है, उसके बीच में रैपिटी असंबद्धता। इसी प्रकार से जो निचला मेंटल है और ऊपरी क्रोड है, उसके बीच में गुटनबर्ग असंबद्धता। इसके अलावा जो ऊपरी क्रोड है और निचला क्रोड है, उनके बीच में लेहमैन असंबद्धता। तो इस प्रकार से अलग अलग डिसकंटिन्यूटी दी गई है। तो यह तो रही डिसकंटिन्यूटी की बात। तो प्रमुख रूप से पृथ्वी की आंतरिक दशाओं को तीन भागों में हमने प्रमुख रूप से बांटा था। भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, दूसरा था हमारे सामने मेंटल, तीसरा था क्रोड। तो इसको तीन प्रकार से बांटा था। परंतु जो हमारी भूपरपट्टी है, तो भूपरपट्टी कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठीक, तो ठोस अवस्था में जो भूपरपट्टी विद्यमान है, उसे, उसमें क्या है, उसी पर हमारे जो महाद्वीप है, उसी पर हमारे महासागर स्थित हैं, इसी पर विभिन्न प्रकार की प्लेटें स्थित हैं। आपने प्लेटों के विषय में सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भूगोल में एक अपना अलग महत्व रखती है। यानी महाद्वीपों की सही संकल्पना को समझने का प्रयास यदि किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी थ्योरी के द्वारा किया जा सकता है, तो वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उसको हम अलग तरीके से समझेंगे, परंतु यहाँ पर तो हम केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, आंतरिक दशाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भूपरपट्टी है, तो भूपरपट्टी के यहाँ पर, यानी करीब जो यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड अवस्था में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्मा है। ठीक, यहाँ पर एक लिक्विड अवस्था है, तो इसे हम कहते हैं एस्टेनोस्फीयर। इसे हम एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, और जितनी भी हमारी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, वह इसी के माध्यम से होती हैं। और यदि हम यहाँ के तापमान की बात करें, तो यहाँ का तापमान करीब 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का तापमान रहता है। अब बताइए भाई, इतने अधिक यहाँ पर तापमान है, इसलिए यहाँ की चट्टानें यहाँ पर होती हैं, वह क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, वह क्या हो जाती हैं, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो यहीं से ज्वालामुखी की जितनी घटनाएं होती हैं, वह इसी अवस्था से, इसी स्तर से संपन्न होती है। तो यहाँ से जब कोई मतलब लिक्विड ऊपर की ओर उठने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अधिक है, यहाँ पर हीट है, यहाँ पर तापमान कितना है, यहाँ पर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अधिक तापमान है, इतनी अधिक ऊष्मा है, तो जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, वो अपने आप को रिलीज करने का प्रयास करती है। जैसा कि हम कुकर में देख रहे, प्रेशर कुकर में, तो आप यदि उसको और अधिक तेज कर देंगे प्रेशर कुकर, तो मतलब उस पर जो आगी है,
तो यदि हम उसको फुल पर कर देंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर कुकर में जो गैस बनेगी, जो एनर्जी उत्पन्न होगी, वह अपने आप को सीटी के माध्यम से सीटी ऊपर उठेगी और उसकी गैस निकल जाएगी। तो उसी प्रकार से पृथ्वी अपनी आंतरिक दशा में क्या करती है, गैस निकालने का प्रयास करती है, अपनी एनर्जी को बाहर, अपनी एनर्जी को रिलीज करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से यह एनर्जी इस तरफ तो रिलीज करेगी नहीं पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर और अधिक तापमान है ना, पृथ्वी के जैसे 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 हम आंतरिक भाग में जाएंगे तापमान और अधिक होगा, इसलिए जो एनर्जी है इस प्रकार से ऊपर की ओर क्या करेगी, बढ़ेगी, ऊपर की ओर गमन करेगी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी घटनाएं, वह यहीं से संपन्न होती है। तो यह लिक्विड जोन है, इसे LBZ के नाम से ही जानते हैं। तो यह लिक्विड जोन, इसे हम एस्ट्रोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो जो लिक्विड अवस्था है, तो इस पर हमारी जो भूगर्भपट्टी है, जो भूगर्भपट्टी है, क्रस्ट है हमारी, वह इस एस्ट्रोनोस्फीयर पर तैर रही है। यानी कहते हैं, यदि हम इसको अच्छे टर्म में कहें, साइंटिफिक टर्म में बात करें, तो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यानी भूगर्भपट्टी का हिस्सा, जो जो कि एस्ट्रोनोस्फीयर पर तैर रहा है। एस्ट्रोनोस्फीयर आप हमने आपको बता ही दिया एस्ट्रोनोस्फीयर क्या है। तो एस्ट्रोनोस्फीयर यह लिक्विड भाग है, और जो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का तात्पर्य है कि भूगर्भपट्टी, यानी जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है वह क्या कर रहा है, इस एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि यह लिक्विड अवस्था में है और यह क्या है, एक ठोस अवस्था में है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि जल पर एक नाव तैर रही है, तो उसी प्रकार से यह जो लिथोस्फीयर है वह, मतलब लिथोस्फीयर को यदि आप नाव समझें और जो जल है उसे हम एस्ट्रोनोस्फीयर समझें, तो इस प्रकार से जो वर्तमान में हमारे सामने दृश्यमान होता है, उसी प्रकार का दृश्य पृथ्वी के आंतरिक दिशाओं में, आंतरिक भागों में विद्यमान है। तो इस प्रकार से इसी के परिणाम यहाँ पर हमने बात की। इसके बाद हम यदि बात करें, जो क्रोड है, क्रोड को हमने दो भागों में बांटा है। जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है उसे हमने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। तो इन 2900 किलोमीटर गहराई के बाद में 6300 किलोमीटर गहराई तक क्या होता है, क्रोड शुरू होता है, कोर शुरू होता है। ठीक, तो यहाँ का जो कोर है, बाहरी कोर है, वह क्या है, लिक्विड अवस्था में है। बाहरी कोर भी लिक्विड अवस्था में है। और जो आंतरिक कोर है वह कैसा है, ठोस अवस्था में। वहां पर फेरस, आयरन, निकल जैसी बहुत ही मजबूत धातुएं, बहुत ही सघन धातुएं पाई जाती हैं। और जो बाहरी क्रोड है वह क्या है, लिक्विड अवस्था में है, वह मैग्मा की अवस्था में, वह मोल्टन अवस्था में है। ठीक, तो इस प्रकार से यह बात रही कि जो क्रोड है, मेंटल है, और जो भूगर्भपट्टी है, ठीक, उसको हमने समझने का प्रयास किया कि इस प्रकार से पृथ्वी का जो आंतरिक दशाएं विद्यमान है। यदि हम बात करें तापमान की, तो हमने जैसा स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी की जो आंतरिक दिशाओं में यदि हम जाएंगे तो वहां पर तापमान में, पृथ्वी के केंद्र बिंदु में तापमान में धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। परंतु यहाँ पर यदि तापमान होगा, जो ऊपरी सतह पर जो तापमान है, वह यहाँ पर क्या तापमान होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इतना विशाल यहाँ पर तापमान होता है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होता है। यदि हम दबाव की बात करें तो दबाव भी अधिक होता है, क्योंकि जो एक परत है दूसरी परत पर विद्यमान है। भूगर्भपट्टी क्या कर रही है, इस एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, तो इसके ऊपर दबाव है, इसके ऊपर दबाव है, तो यहाँ पर सबसे अधिक दबाव है, इसलिए भी तापमान अधिक है। यहाँ पर डेंसिटी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं कि आयरन जैसी धातुएं यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर सघनता अधिक है। ठीक, तो इस प्रकार से जो पृथ्वी की जो आंतरिक दशाएं हैं उसको वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार से 3 अवस्थाओं में समझाने का प्रयास किया गया कि भूगर्भपट्टी, मेंटल और क्रोड के माध्यम से इसको समझाने का विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, विभिन्न जो साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, तो भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया, इसको बताने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मतलब जो एस्ट्रोनोस्फीयर है, जो कि हमने बताया था लिक्विड अवस्था में है। जब जो एस्ट्रोनोस्फीयर जो कि लिक्विड अवस्था में है, यहाँ से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ से जितनी भी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं वह केवल कहाँ से होती हैं, इसी एस्ट्रोनोस्फीयर से संपन्न होती है। इसी एस्ट्रोनोस्फीयर के माध्यम से जो मैग्मा बाहर निकलकर पृथ्वी की सतह पर बिछ जाता है। तो यहाँ से एक प्रकार की क्या होती है, संबंध धाराएं उत्पन्न होती हैं, यहाँ से एनर्जी उत्पन्न हो गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि आप अपने गैस पर जल को गर्म करते हैं, जल को गर्म करने के लिए रखते हैं, पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं, तो क्या होता है, बुलबुले ऊपर की ओर आते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, बुलबुले ऊपर की ओर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो निचला पानी है अभी तक, वह क्या हो गया, गर्म हो गया है। जब नीचे का पानी, मतलब जो तल से लगा हुआ जो पानी यदि गर्म हो जाएगा तो वह ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेगा, और जो ऊपर ठंडा पानी है वह नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की दशाएं होती हैं वहां पर। जब यदि आप मान के चलिए यहाँ पर टेम्परेचर दीजिए इसको, तो जो 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 पानी गर्म हो चुका है
वह क्या करेगा, ऊपर उठने का प्रयास करेगा, और जो पानी ठंडा है वह नीचे आने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार की गति यहाँ पर होती है। तो इसी प्रकार की गति कहाँ होती है, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं में। यानी यह जो एस्ट्रोनोस्फीयर है, तो एस्ट्रोनोस्फीयर से यह संबंध धाराएं उत्पन्न होती हैं। संबंध धाराएं से हम कहते हैं, जो एनर्जी उत्पन्न होती है संबंध धाराओं के रूप में इस प्रकार से ऊपर से उत्पन्न होती है। ठीक, जब यहाँ आकर, जब यह चूंकि यहाँ पर तापमान कम है तो इसलिए यहाँ पर आकर ठंडी हो जाती है। ठीक, जब यहाँ पर ठंडी हो गई तो पुनः यह नीचे जाने का, और यहाँ से भी निकल रही है। तो इस प्रकार से यह मतलब यह क्या करती है एक दूसरे को। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक दशा है वहां पर संबंध धाराएं, वहां पर इस प्रकार की धाराएं कि यहाँ से उठी धारा, यहाँ से उठी धारा, और जब यह दूसरी धारा से टकराएगी तो क्या होगा, यह नीचे बढ़ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी, यह हलचल होती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जो हलचल होती है उसका प्रभाव हमें पृथ्वी की धरातल पर दिखाई पड़ता है। तो यह प्रमुख कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में संबंध धाराएं विद्यमान है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक दशा है तो उसको हमने समझने का प्रयास किया, उसको हमने देखने का प्रयास किया, चित्र के माध्यम से हमने उसको समझा कि किस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक दशा है, पृथ्वी की आंतरिक दशा में सबसे पहले हमने क्रस्ट को समझने का प्रयास किया। क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, उसके बाद हमने मेंटल को समझने का प्रयास किया। मेंटल के पश्चात क्या हमने समझने क्रोड की बात की। तो क्रोड को हमने समझा कि क्रोड एक लिक्विड अवस्था में जो ऊपरी क्रोड है, जिसको अपने चित्र के माध्यम से हमने दर्शाने का भी प्रयास किया था। आप उसको चित्र को अच्छी तरीके से बनाइएगा और अभ्यास कीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि यह जो चैप्टर हमने जिस पर हम चर्चा की, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वह एक महत्वपूर्ण भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाता है कि ऊपरी भूपरपट्टी यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी संबद्धता पाई जाती है, तो वह कौन सी कॉनराडा संबद्धता। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसको हमने समझाने का प्रयास किया है आपको। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक दशाएं हैं, जो आंतरिक दशाओं में क्या होगा, जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक, तो जो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक दशाएं हैं, उन आंतरिक दशाओं का पृथ्वी की बाह्य धरातल पर बहुत ही गंभीर प्रभाव होता है। तो इसलिए हमें इनको समझना, यदि हम पृथ्वी की आंतरिक दशाओं को समझ लेंगे तो हम जितनी भी मिस्ट्रियां हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से महासागरों का निर्माण हुआ है, इसको सब कुछ समझ में हमें आसानी से आ जाएगा यदि हम पृथ्वी की आंतरिक अवस्थाओं को समझ लेंगे। क्योंकि हमने जब अभी तक जितनी भी आंतरिक अवस्थाओं को समझने का हमने प्रयास किया है तो वह अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से किया है, अप्रत्यक्ष स्रोतों का हमने उनमें प्रयोग किया है। और अप्रत्यक्ष स्रोतों की यदि हम बात करें तो उनमें भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि का हमने सहारा लिया है। परंतु मानव के द्वारा अभी तक इस प्रकार का उपकरण नहीं बन पाया है कि जो इतनी मतलब विशाल तापमान यानी 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान में पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक पहुंच सके, और वहां की विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, वह के पृथ्वी की आंतरिक अवस्थाएं किस प्रकार से हैं, उनको समझने का प्रयास हो सके। ठीक, तो अभी तक ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा इस संदर्भ में प्रयास हो रहे हैं। और यदि हम इस खनन की बात करें तो